देखिए आज हम लोग बात करेंगे मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में भी आता है। यहाँ पे इसका सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा गया है क्योंकि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम में अपीयर होंगे उनके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मीटर ब्रिज एक डिवाइस है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि मीटर ब्रिज एक डिवाइस है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, किसी भी वायर का रेसिस्टेंस या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पता करने के लिए। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं, डिफिनेशन लिख देते सबसे लास्ट में, क्या कि मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना। मीटर ब्रिज का डिफिनेशन ये है कि मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। मीटर ब्रिज क्या है आपका, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। मीटर ब्रिज इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड, जिसका यूज हम करते हैं किस चीज के लिए, किस चीज के लिए करते हैं हम लोग, विच इज यूज्ड टू मेजर, जिसका यूज हम लोग करते हैं रेसिस्टेंस और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पता करने के लिए। रेसिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ वायर या मटेरियल, जो भी है। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का क्या करने के लिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका प्रिंसिपल है, फिर कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसके प्रिंसिपल में आपको क्या देखना होगा कि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे आधारित है। मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, उसी पे ये काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इस तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें ये नीचे जो है ये करंट भेजेगा, नीचे सर्किट बैटरी और की लगा हुआ है। बाकी ऊपर देखिएगा ये सब कनेक्टर है, कनेक्टर इन द सेंस ये सब समझ लीजिए सपोर्ट के लिए दिया हुआ रहता है। और यहाँ से अपना एक तो आरबी का मतलब है रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स एक तरह का लैब में छोटा जैसा डिवाइस होता है जिसके अंदर ढेर सारा रेसिस्टर होता है, जिसको हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन में करके सीरीज में या पैरेलल में जोड़ जाड़ के अपने मतलब का रेसिस्टेंस निकालते हैं। तो मान लीजिए कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो रेसिस्टेंस बॉक्स का रेसिस्टर क्या है, आर है। ठीक है, और यही एस जो है अननोन रेसिस्टर जिसका वैल्यू हमको पता करना है। इस एक्सपेरिमेंट का एम ये है कि हम एस रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या करें, पता करें। अब देखिए उसके लिए क्या है कि यहाँ ए से बी तक एक वायर दिखाई दे रहा होगा, ये दिस इज आवर एक्सपेरिमेंटल वायर, यही हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है। यही हमारा क्या है भाई, एक्सपेरिमेंटल वायर है, ए बी है ना। ए बी हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है, एक्सपेरिमेंटल वायर है। इसका लेंथ यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है। कितना लेंथ होता है ए बी का, 100 सेंटीमीटर लेंथ होता है ए बी का। ठीक है, यानी 1 मीटर। और ये मैंगनीन एक एलॉय का बना हुआ होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बनाने में हम उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए उसके बाद है आपका ये, देखिए यहाँ से गैल्वेनोमीटर है। ये गैल्वेनोमीटर के साथ जॉकी जुड़ा हुआ रहता है। जॉकी मूवेबल कनेक्टर है, मतलब ये ऐसा नहीं कि एक जगह फिक्स कर दिए, इसको हम अलग अलग जगह टच करा सकते हैं। तो जॉकी जो है मूवेबल कनेक्टर होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं चाहिए इसके कंस्ट्रक्शन में। और ये जो वायर है, अब हम मानते हैं कि इस वायर का लंबाई 100 सेंटीमीटर है, ये तो फिक्स एक्सपेरिमेंटल वायर का लंबाई। हम क्या मानेंगे, इसके 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस है कितना, 1 सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस कितना है, आर, स्मॉल आर, यानी आर ओम पर सेंटीमीटर। इसके ऐसा कह सकते हैं रेसिस्टेंस पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, आर। कह सकते हैं कि इसके पर सेंटीमीटर का रेसिस्टेंस क्या है, आर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए जहां पे यहाँ पे जो अभी बताएंगे इसके वर्किंग में समझ में आएगा कि ये हम एल क्यों लिए हैं। तो यहां से यहाँ का दूरी अगर एल है, एल सेंटीमीटर है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा बताइए। 1 सेंटीमीटर का आर है तो एल सेंटीमीटर का क्या होगा, आर गुना एल। 1 सेंटीमीटर का आर है तो ये जो बचा 100 माइनस एल बचेगा, ऑब्वियसली ये तो 100 माइनस एल इंटू आर होगा। यही इसका क्या था, कंस्ट्रक्शन था, जो आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए। फिर हम लोग इसके वर्किंग पे बात करेंगे, फिर हम लोग किस पे बात करेंगे, इसके वर्किंग पे चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए अब उसके बाद क्या देखिएगा, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कि अब इसका वर्किंग क्या है। तो क्या लिख रहे हैं कि जॉकी जो होता है गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है। इसको हम एक्सपेरिमेंटल वायर पे अलग अलग पॉइंट पे टच कराते हैं और किसी एक पॉइंट पे कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे टच कराएंगे तो देखेंगे गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है।
मतलब वो जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट होगा, है ना। तो कहेंगे कि उस समय व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस हो गया। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया भाई, बैलेंस हो गया। उस समय हम कहेंगे कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है, ठीक है। और जब बैलेंस मान लीजिए यहीं पे टच कराए तो बैलेंस हो गया। तो ए से लेके जे तक का जो दूरी है इसको बैलेंसिंग लेंथ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ कहा जाएगा। तो वही लिखें, लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट वेयर द व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ। क्या कहते हैं उसको, बैलेंसिंग लेंथ कहते हैं। यानी एजे एल के बराबर ये बैलेंसिंग लेंथ है। और बैलेंस कंडीशन पे क्या होगा, इस दोनों रेसिस्टेंस का रेशियो और ये दोनों वायर के टुकड़ा का जो रेसिस्टेंस का रेशियो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो R बटा एस इज इक्वल टू क्या लिखेगा, नीचे वाला स्मॉल r इंटू एल और 100 माइनस एल इंटू आर। R को मार गिराएगा, क्या बचेगा, R बटा एस इज इक्वल टू एल और डिवाइडेड बटा 100 माइनस एल, ठीक है। तो हमको अननोन रेसिस्टेंस S निकालना था, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके 100 माइनस एल इंटू आर और बटा एल कर दिए, ठीक है। यही है इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा, जितने अच्छे से डायग्राम हो सके उतने अच्छे से डायग्राम बनाना है ना। और एक एक चीज को समझ के रखना है, बैलेंसिंग लेंथ क्या होता है, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये सब ध्यान रखना है कि मान लीजिए कि हम इसको बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली है कि ये बढ़ेगा। ये सब बहुत सारा चीज़ है जिस पे आपको काम करना है। कुछ कुछ हम इस पर अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2, है ना, लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, बस सिंपल क्वेश्चन है, जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े उसको एप्लीकेट करने के लिए। ये एक मीटर ब्रिज दे के रखा है। क्या दे के रखा है, एक मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज में क्या कह रहा है आपसे कि ये 10 ओम है, ये R ओम है, बैलेंसिंग लेंथ जहां पे बैलेंस हुआ है, जौकि जहां पे है 40 है, मतलब ये 40 बैलेंसिंग लेंथ है। तो कह रहा है कि बताइए ये R ओम का वैल्यू कितना होगा। तो एक्सपेरिमेंटल वायर तो कुछ नहीं देगा, तो हम अपने आप समझेंगे कि 100 सेंटीमीटर का है। तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाले दोनों आर्म का रेशियो 10 बटा R और नीचे वाला लंबाई का रेशियो लिखे थे ना L और 100 माइनस एल, क्योंकि रेसिस्टेंस तो कट गया था ना, उसका कॉमन था। तो क्या लिखेगा 40 और बटा 60, ये 60 होगा ना, तो ये मर जाएगा इससे 0 0 और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका R बराबर क्या लिख दीजिएगा 60 बटा 4, मतलब क्या हो जाएगा आपका 15 ओम। क्या हो जाएगा वो 15 ओम। निकाल लिए, कुछ था नहीं इसमें। इस तरह का क्वेश्चन आपसे गलती से भी नहीं पूछेगा, बस कैसे लगाते हैं वो बता दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछता है वो आपको यहाँ पे देखना होगा। इसके पहले छोटा सा सवाल को आप नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन आपको करेंगे। नोट क्या करना है, फोटो खींच लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब इस क्वेश्चन में कैसा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, उसको समझिएगा। क्या क्वेश्चन है, बार बार फोटो नहीं बनाएंगे, आपको बार बार बनाना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे R जुड़ा हुआ है R ओम और यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस है S ओम। इस कंडीशन में लिखेंगे कि द बैलेंसिंग लेंथ इज 40 सेंटीमीटर। बैलेंसिंग लेंथ कितना है आपका 40 सेंटीमीटर व्हेन R एंड S रेसिस्टर, जो आपका R और S रेसिस्टर है, व्हेन R एंड S रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया गया है, उस कंडीशन पे अभी फिलहाल क्या है कि बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर पे मिल रहा है। इसका रेसिस्टेंस R, इसका रेसिस्टेंस क्या है S है। अब क्या कह रहा है, इफ अ रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस, यानी 12 ओम का रेसिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू S, यानी
अभी अभी के कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ कहां पे मिल रहा है 40 पर। अब क्या कह रहा है, एस के साथ एक तो रेसिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देंगे, कितना 12 ओम, है ना, पैरेलल टू एस। देन बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट टू 50 सेंटीमीटर। कहां पे चला जाएगा वो 50 सेंटीमीटर पे, मतलब अभी है 40 पे, जैसे इसके साथ हम एस ओम के साथ, देखिए अब ये क्वेश्चन है पूरा लिख दिया गया है, वही क्वेश्चन है क्या कि बैलेंसिंग लेंथ 40 सेंटीमीटर पे है जब आर और एस ऐसे जुड़ा हुआ है तो, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, एस के साथ 12 ओम पैरेलल में जोड़ दिए हैं तो बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट करके 50 सेंटीमीटर पे चला गया, तो कह रहा है आर और एस का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक इक्वेशन लिखने से काम नहीं चलेगा, 2 बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले इनिशियल कंडीशन के लिए आप इक्वेशन लिखिए। कह रहा है जब आर और एस है केवल, तो आर और एस है तो आर बटा एस बराबर इस ये वाला लंबाई कितना है, बैलेंसिंग लेंथ 40 लिखा हुआ है क्वेश्चन में 40, तो ऑब्वियसली बगल वाला 60 हो जाएगा, मतलब आर बटा एस इज इक्वल टू क्या होगा 2/3। आर बटा एस बराबर क्या होगा 2/3 होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या है, अब कह रहा है एस के साथ 12 ओम हम पैरेलल में जोड़ दिए तो बैलेंसिंग लेंथ 50 पे चल गया, मतलब आर तो आर ही रहा, और एस के साथ जब 12 ओम हम पैरेलल में जोड़ दिए भाई, तो हमारे सर्किट का इस हिस्से का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 12s और 12 प्लस एस। अब बैलेंसिंग लेंथ 50 पे मिलने लगा तो लिखेंगे ना ऊपर वाला दोनों का रेशियो मतलब आर, और ये तो अब एस नहीं रहा, ये 12s इंटू 12 प्लस एस हो गया है। अब बैलेंसिंग लेंथ 50 पे मिल रहा है तो 50 है तो इधर भी 50 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ये सॉल्व करिएगा इसको, यहां से आर बटा एस का रेशियो 2/3 रख दीजिएगा, तो 2/3 हो गया, और 12 प्लस एस और क्या हो जाएगा बटा 12 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। यहां से ये 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में क्या होगा कटेगा, तो यहां से लिखिएगा 12 प्लस एस इज इक्वल टू 18, तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम, तो एस जब 6 ओम आ जाएगा तो आर बराबर क्या आ जाएगा 2/3 ऑफ एस, कहां से यहां से, तो 2/3 और इंटू 6 कहने का मतलब कितना हो गया ये 4 ओम। तो आर और एस दोनों का वैल्यू हम क्या कर लिए निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे देता कि इसके साथ कुछ सीरीज में जोड़ दिए हैं तो बैलेंसिंग लेंथ कहीं और चला जाएगा। पोटेंशियोमीटर पे चर्चा करेंगे, है ना। देखिए पोटेंशियोमीटर का डिफिनीशन, इसका क्या यूज है और अलग अलग इसमें डेरिवेशन है, वो सब हम लोग देखेंगे सिक्वेंशियली। सबसे पहले देखिए इधर, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। मतलब कि ये कहने का ये मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियोमीटर का यूज किया जाता है ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ क्या मेजर करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। इसलिए क्योंकि एक डिवाइस और है जिसका नाम है वोल्ट मीटर, वो वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन उससे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये मेजर करता है ना, क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे आधारित है। बोर्ड एग्जाम में आजकल पूछा जाने लगा है, जेई वगैरह में भी पूछा जाने लगा है कि पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर से क्यों अच्छा डिवाइस है, क्यों सुपीरियर है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के मायने में। तो कहेंगे कि पोटेंशियोमीटर इसलिए सुपीरियर है क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे आधारित है, क्योंकि जिस पॉइंट पर बैलेंस होता है, पता है ना आपको, कल पढ़ा रहे थे, जिस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में, उस समय उससे कोई भी करंट नहीं बहता है। और कोई करंट नहीं बहता है तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसानी से निकल जाता है ना। लेकिन अगर आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो कोई भी वोल्ट मीटर आइडियल नहीं होता है, थोड़ा बहुत वो मतलब उसके अंदर से करंट पास कर जाएगा, तो थोड़ा बहुत करंट उसके अंदर से पास कर जाएगा तो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर तो होगा लेकिन एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा। मोर एक्यूरेटली मेजर होता है किसके मदद से, पोटेंशियोमीटर के मदद से, क्योंकि इसमें जो आपका गैल्वेनोमीटर होगा जब हम यूज करेंगे तो जब वो नल डिफ्लेक्शन पे जाएगा, मतलब जब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तब सबसे एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस हमको उस समय मिलता है, ठीक है। हालांकि जब वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो वोल्ट मीटर के अंदर से भी जब हम रीडिंग लेने लगते हैं ना, तो उसके अंदर से भी थोड़ा बहुत करंट पास करता है,
तो उसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस पे थोड़ा प्रभाव पड़ता है, थोड़ा एरर आता है। लेकिन ये इसीलिए एक वर्ड लिखा जाता है कि मेजर पोटेंशियल डिफरेंस विथ ग्रेटर एक्यूरेसी। ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पहला बात। दूसरी बात, ये सेल का ईएमएफ मेजर करने के काम आता है, पढ़ाएंगे आगे। दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के काम आता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। और इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल, और जो प्राइमरी सेल होगा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है उसको मेजर करने के काम ये आता है। ठीक है, अब देखिए इसका वर्किंग, ये हुआ इसका डिफिनीशन, ये हुआ वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन हम पढ़ाएंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल में क्या है, ध्यान देना है। कोई भी वायर है, ऐसे समझिए, मान लीजिए यह एक वायर है, इस वायर में करंट बह रहा है, इस वायर में क्या हो रहा है करंट बह रहा है, आई करंट बह रहा है, कांस्टेंट करंट बह रहा है। और इस वायर का 2 पॉइंट आप चुन लीजिए, और दोनों पॉइंट के बीच का दूरी मान लीजिए एल, कितना मान लीजिए एल मान लीजिए। तो कहेंगे ये दोनों पॉइंट के क्रॉस, जैसे वायर का कुछ ना कुछ, तो ये वायर का आर रेसिस्टेंस होगा, वायर है तो कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होगा। तो इसका प्रिंसिपल ये बताता है कि ये दोनों पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ना, वो इसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके लेंथ के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा लेंथ चूज करेंगे उतना ज़्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, वही इसका प्रिंसिपल है। तो लिखा गया है क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर, मतलब किसी भी कांस्टेंट करंट कैरिंग वायर के 2 पॉइंट के बीच पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप या डिफरेंस होता है वो उस दोनों पॉइंट के बीच के लेंथ के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है के। इस के का नाम पोटेंशियल ग्रेडियंट है। क्यों नाम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, क्योंकि ये के बराबर भी बटा एल है। मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, मतलब सोच लीजिए पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ऐसे सोचिए 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है ये पता चल जाएगा। तो दिए गए वायर का जितना लंबाई है उस पर कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, तो सीधे गुना करके क्या कर लेंगे हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर हमको के पता हो जाता है ना तो हम कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है, ये हम पहला एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पहला एप्लीकेशन जो है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए ये ऊपर का सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट कहलाता है। प्राइमरी सर्किट, इसमें करंट दौड़ाता है, ठीक है। और नीचे जो ये दिख रहा नहीं आपका सेकेंडरी सर्किट है। दोनों का अपना अपना रोल है। इस सर्किट में हमेशा करंट बहेगा, इस बैटरी से आई करंट निकल रहा है, इस बैटरी से इसका ईएमएफ ई है, इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है आई। और ये ए और बी के बीच में जो वायर है ना, इसी वायर को ये यहाँ पे अपना बना हुआ रहता है सेट करने के लिए। ये ए और बी के बीच में जो वायर है यही ए बी हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है। ध्यान दीजिएगा ए बी हमारा क्या है एक्सपेरिमेंटल वायर, एक्सपेरिमेंटल वायर। ए बी हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है। मान लीजिए कि इसका लेंथ एल है, मान लीजिए इसका लेंथ क्या है कैपिटल एल है। यही इसी वायर पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो लंबाई के क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कोई भी 2 पॉइंट, जैसे हम ये दोनों मान लीजिए जॉकी है जी, ये दोनों वायर के, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप हम नाप सकते हैं। कब, जब इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे ही डिफ्लेक्शन बंद हुआ तुरंत हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच का क्या मिल जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। अब कैसे निकालेंगे देखिए। तो सबसे पहले लेट एक चीज मान लीजिए, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ एल, ऑफ लेंथ एल। जो वायर है ये वाला वायर, ये वाला है ना, ये इसके बात कर रहे हैं, यही हमारा एक्सपेरिमेंटल वायर है। उसका रेसिस्टेंस को हम स्मॉल आर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं उसके रेसिस्टेंस को स्मॉल आर, है ना। और एक ठो रेसिस्टेंस सर्किट में पहले से मौजूद है लोड के रूप में क्या कैपिटल आर। तो टोटल कितना करंट बहेगा अब सोचिए। आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई जो निकल रहा है वो ई और बटा आर इक्विवेलेंट होता है। तो ई तो ई है ही, आर इक्विवेलेंट कितना है भाई तो आर। और उसके साथ ये पूरा सर्किट किसमें है सीरीज में है ना। करंट को बहने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। अब कहिएगा इधर करंट नहीं बहेगा, तो नहीं ना बहेगा। जब यहाँ पे सटाएंगे
तो ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? जीरो डिफ्लेक्शन। तो करंट केवल ऊपर वाले में दौड़ेगा, इसमें नहीं दौड़ेगा। इसमें दौड़ेगा करंट, लेकिन हम इस जॉकी को उठा के अलग अलग पॉइंट पे टच कराएंगे। जिस पॉइंट पे टच कराने के बाद जॉकी से गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं बहने लगे, उसी समय पोटेंशियल डिफरेंस नाप लेते हैं। उसी समय पोटेंशियल डिफरेंस, और वो सबसे एक्यूरेट होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कभी नहीं करंट बहेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेकिन एक बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा। कल भी मीटर ब्रिज में मिल रहा था, एक बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा जहां पे इससे कोई भी करंट नहीं बहेगा, और उसी समय पोटेंशियल डिफरेंस नाप लेंगे। और सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट उसी समय होगा। सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट उसी समय होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोले E। अब इसको अब कहिएगा कि आप R1 क्यों नहीं ले रहे हैं? इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब बैलेंसिंग लेंथ पर होगा, जब ये नल डिफ्लेक्शन या जीरो डिफ्लेक्शन मोड में होगा, तो इस सेकेंडरी सर्किट में कोई भी करंट नहीं बहेगा, केवल करंट ऊपर वाले में दौड़ेगा। और क्या लिखेंगे? R प्लस R। क्या लिखेंगे? R प्लस। टोटल करंट निकल गया। अब देखिएगा, तो टोटल करंट निकल गया, इसीलिए पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस वायर, एक्रॉस वायर, वायर के एक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा? तो पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होता है? I और इनटू जितना उस वायर का रेसिस्टेंस है। तो इस वायर का रेसिस्टेंस हम कितना माने हैं? स्मॉल r। करंट कितना बह रहा है वायर में? I, है ना, पूरे करंट इधर बह रहा है I, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है एट जीरो डिफ्लेक्शन मोड। और I किसके बराबर है? E, R प्लस R और इनटू R। क्या निकाल लिए हम? पोटेंशियल पूरे वायर पे कितना हो रहा है। अब मान लीजिए अपना वो डिवाइस लिए और दो गो पॉइंट पे टच करा दिए और कहे बताइए इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मान लीजिए इसका लंबाई स्मॉल एल है, मान लीजिए इसका लंबाई क्या है, कहेंगे यही दोनों के बीच का हमको पोटेंशियल ड्रॉप जानना है। जान सकते हैं कैसे? तो अब आप निकाल दीजिएगा यहाँ से क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या निकाल दीजिएगा यहाँ से आप? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखिए लिखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो बताए ना, किसी भी वायर पे जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है और वो पर यूनिट लेंथ में क्या कहलाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो कितना हो रहा है पोटेंशियल का ड्रॉप भाई? तो E और इनटू R प्लस R और इनटू R और बटा जो वायर का लंबाई है टोटल लंबाई L। यानी ये समझ लीजिए क्या निकल गया है। इसको हल्के में मत लीजिएगा, यही पहला एप्लीकेशन है। आप कहिएगा निकालने कहे थे पोटेंशियल डिफरेंस और निकाल के बता रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वायर के 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है? 1 मीटर पे। पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब बताए? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। क्या बोले? वायर के 1 मीटर पे कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है ये हमको पता चल गया। 1 मीटर पे कितना पे? 1 मीटर पे। तो वायर के जितना लंबाई पे भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा, हम लोग इससे क्या कर देंगे? गुना। इससे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। मान लीजिए कि हम निकाल लिए यहां से यहां तक कितना का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो 1 मीटर, ये तो टोटल निकाले पूरे वायर का। पूरे वायर का तो सिंपली निकल जाता है IR से। ये वायर का रेसिस्टेंस R है तो IR से निकल गया। लेकिन हमको कहेगा कि नहीं, इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, इस दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो अगर हम पूरे वायर का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिए हैं तो 1 मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेंगे। कितना का? 1 मीटर। उसी को पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल पर यूनिट लंबाई ऑफ वायर। वायर का लंबाई कितना है? L। अब 1 मीटर का ड्रॉप, जब 1 मीटर पर कितना पोटेंशियल ये निकाल लिए, तो जितना भी, अब यहाँ स्केल लगा हुआ है, अब आप नापिएगा भाई, यहाँ से यहाँ का दूरी जो है, यहाँ से यहाँ का दूरी मान लीजिए कि 0.5 मीटर है ना, तो निकाल लिए। जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा, अब लंबाई मीटर में है कि सेंटीमीटर में, अब ये सेंटीमीटर में होगा तो 1 सेंटीमीटर पे ड्रॉप निकल जाएगा। अगर ये मीटर में होगा तो 1 मीटर पे निकल जाएगा। तो जितना यहाँ स्केल लगा हुआ है, 2 पॉइंट के बीच में टच करेगा, अच्छा यहाँ से यहाँ का दूरी 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पे पता चल गया, तुरंत 10 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा, है ना। ये सबसे सुपीरियर मेथड है, मतलब कह सकते हैं वोल्ट मीटर से सुपीरियर मेथड है पोटेंशियल ड्रॉप मेजर करने। ठीक है, इसको कृपया नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखिए अब बात करेंगे पोटेंशियोमीटर के अगले एप्लीकेशन का।
अगला एप्लीकेशन का ये सर्किट डायग्राम है। पूछा जाता है कि ये दोनों सेल प्राइमरी सेल है और ये सर्किट मेन सर्किट कहलाएगा। कहेगा कि दो प्राइमरी सेल का ईएमएफ हम कैसे कंपेयर करते हैं, दिखाइए। तो देखिए बहुत आसान है, सर्किट बना दिए। सर्किट तो वैसा ही है, ये आरएच को रेहोस्टैट कहते हैं। रेहोस्टैट का मतलब होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। इस तरीके से बनाया जाता है, जरूरत के हिसाब से हम लोग रेसिस्टेंस को वेरी कराते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है कि इस यही दोनों सेल है जिसका ईएमएफ हमको कंपेयर करना है। यहाँ पे की K1 है और यहाँ पे की क्या है K2। हम मान लिए पहले दोनों की जो है बंद है, ओपन है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा था J पर, इसका लंबाई यहाँ से कितना होना चाहिए, L होना चाहिए। इसका लंबाई यहाँ से कितना होना चाहिए, L होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इस स्विच को ऑन किए K1 को, तो जैसे ही K1 को ऑन किए ना तो बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पे मिलने लगा इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे बैलेंसिंग लेंथ मिलने लगा, मतलब अब देखिए ये ऑन है ये ऑफ है, मतलब सारा करंट इसमें बहेगा। एक छोटा सा डिवाइस यूज करते हैं, ये दिस इज द मतलब क्या कहें, एक्सपेरिमेंट का प्रिकॉशन है। इसको कहते हैं सेफ्टी रेसिस्टेंस बॉक्स। इसका नाम क्या है, सेफ्टी रेसिस्टेंस बॉक्स। जब भी लगेगा कि सर्किट में ज़्यादा करंट बहने लगा है तो ये हमको उससे बचा सकता है। सेफ्टी रेसिस्टेंस बॉक्स इसका नाम है, सिंबल यही होता है ना। सेफ्टी रेसिस्टेंस बॉक्स लगा दिए और यहाँ पे K1 स्विच को ऑन किए हैं तो यहाँ से करंट जाएगा और यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ मिलने लगेगा J डैश पे। कहाँ पे, J डैश पे। J डैश का लंबाई हम यहाँ से मान लिए L1। याद रखिएगा इस पॉइंट का नाम होता है 0 पॉइंट, है ना। इस पॉइंट का नाम होता है 0 पॉइंट A का, ठीक है। अब देखिए 0 पॉइंट से यहाँ का दूरी क्या हो गया, L1। जब केवल किससे करंट बह रहा था, K1 से। तो देखिएगा यहाँ पर एक चीज समझना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कभी पढ़ाए होंगे। इसका ईएमएफ E है, इससे कोई करंट, इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब इससे कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो जो करंट आपका बहेगा यहाँ पे जो बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है L1 पे, तो देखिएगा ध्यान से, L1 पे बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है। तो पढ़े होंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है R और यहाँ पे एक सेल है जिसका ईएमएफ E है, ठीक है। अगर ये दोनों पैरेलल में है, अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल में, तो दोनों पे से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, E। पढ़ा चुके हैं ऐसा। अगर इसके खुद का इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है तो जितना इसका ईएमएफ है सब का पोटेंशियल ड्रॉप सेल पर हो जाएगा। तो बताइए इसका ईएमएफ कितना है, E1। कितना ईएमएफ है इसका, E1। तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे। मतलब यहाँ से यहाँ का जो रेसिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ का रेसिस्टेंस कुछ होगा V1 या जो भी होगा, तो आप क्या लिखिएगा, इसीलिए E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। आप कहिएगा ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यही तो पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो उसके लंबाई के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर होगा, E1 के बराबर। किसके बराबर, E1 के बराबर। वो L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप यहाँ से लिखिएगा E1 इज इक्वल टू KL1। E1 इज इक्वल टू KL1, ठीक है। अब उसी तरीके से इस स्विच को ऑफ करेंगे और इस स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। तो अब इससे कोई करंट बहने वाला नहीं है। जो भी करंट होगा वो कहाँ से बह के जाएगा, इधर से बह के जाएगा। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा हमको, उसमें कहेंगे E2 और वो J डबल डैश पे मिलेगा। उसका दूरी हम मान लिए L2। कितना मान लिए हम, L2 मान लिए। समझे बात को। तो कहेंगे ना E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, L2 के। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, KL2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को क्या कर दीजिए, डिवाइड। लिखिएगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बटा इक्वेशन 2, क्या मिलेगा आपको, E1 बटा E2 और इज इक्वल टू L1 बटा L2। मिल गया। और क्या, यहीं से हम लोग कंपेयर कर लेंगे कौन बड़ा और कौन, नाप नहीं सकते हैं, केवल कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। कुछ है नहीं, जिस भी ब्रांच से करंट बहेगा उस सेल का ईएमएफ यहाँ का पोटेंशियल यहाँ के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो हटता है तो K आता है। डिवाइड करिएगा, K कट जाएगा, E1 बटा E2 बराबर L2। 3 नंबर में CBSE बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। फंडा क्या है कि जो ईएमएफ इसका है वही पोटेंशियल ड्रॉप इस पे होता है। अब आगे देखिए, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये हो गया, कहेगा ना ऐसे कह देगा। देखिए एक हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं, पूछा गया ऐसा क्वेश्चन। ये तो फॉर्मूला पुटिंग होगा, लेकिन
थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट डाल देगा क्या करके जो बताते हैं, वही सब सर्किट फिर से बनाएंगे। यहाँ पे रेहोस्टेट लगा दिया है, रेहोस्टेट लगा दिया है, अपना मेन सर्किट है ऊपर। और क्या कहेगा देखिएगा ध्यान से, कहेगा कि एक इस तरीके से लिया गया, देखिए बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा था, कह देगा 40 सेंटीमीटर पे, क्या कह देगा 40 सेंटीमीटर पे। इस सेल का ईएमएफ मान लिया है 5 वोल्ट और ये वाला सेल का ईएमएफ क्या मान लिया है 3 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका 5 वोल्ट मान लिया है, इसका क्या मान लिया है 3 वोल्ट मान लिया है, दो सेल एक ही साथ लगा हुआ। तो कहेगा कि सेल के ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। अभी तो 40 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा है। इफ द ऑर्डर ऑफ सेल इज रिवर्स्ड, अगर सेल के ऑर्डर को क्या कर देंगे हम रिवर्स कर देंगे, व्हाट विल बी द बैलेंसिंग लेंथ, व्हाट विल बी द, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देगा, व्हाट विल बी द बैलेंसिंग लेंथ। तो कहेगा कि बताइए बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा। तो आसान है भाई, क्या बोले कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है, बस यही है ना, जहाँ तक टच कराए हैं ये जॉकी को, जहाँ टच कराए हैं, तो अभी जब ऐसे जुड़ा हुआ है मतलब क्या प्लस माइनस, ये सेल का राइट ऑर्डर कनेक्शन है कि रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन है, राइट ऑर्डर कनेक्शन है। तो ये दोनों को जोड़ के हम 8 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 8। तो हम कहेंगे ना अभी क्या है कि E1 और प्लस E2 ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके 40 सेंटीमीटर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 40 सेंटीमीटर के। अब ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, ऑर्डर को क्या कर देंगे रिवर्स कर देंगे, समझे बात को, क्या कर देंगे ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे हम। तो ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, इसके ऑर्डर को क्या कर दिए उल्टा कर दिए, तो फिर रॉन्ग ऑर्डर कनेक्शन होगा तो इसको घटाना ना पड़ेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। अब यही L हमको क्या करना है निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से। तो आप लिखिएगा ना E1 प्लस E2 मतलब क्या 5 प्लस 3 और 5 माइनस 3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/L, 40/L। तो 5 प्लस 3 8, 5 माइनस 3 2 और 40 बटा क्या हो गया L, 8 पचे कितना हो गया 40। तो L बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही इसको उल्टा जोड़ेंगे तो अब बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे मिलने लगेगा 10 सेंटीमीटर। ऐसे पूछ सकता है आपसे, कहेगा ये 2 ठो है, बगल में तीसरा जोड़ देंगे तब बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे मिलेगा। तो E1 प्लस E2 40 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और तीसरा जोड़ेगा तो E1 प्लस E2 प्लस E3 जैसे भी जोड़ दे है ना, तो कहाँ पे मिलेगा बैलेंसिंग लेंथ, तो कहाँ पे मिलने लगे, अभी तो कहाँ मिल रहा है 10 पे मिल रहा है। एक बात यहाँ पे सोचना होगा कि जब E1 प्लस E2 8 था तो बैलेंसिंग लेंथ मिल रहा था 40 पे, और जब वो 2 हो गया मतलब घट गया, इसका इक्विवेलेंट घट गया तो बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गया 10 पे आ गया। मतलब ये समझना है कि ये EMF जितना बड़ा होगा लंबाई यानी बैलेंसिंग लेंथ उतना क्या होगा ज़्यादा। वही तो बात यहाँ लिखा गया है, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, वही तो बात यहाँ भी निकल के आ गया। जितना ज़्यादा इफेक्टिव EMF होगा उतना दूर जाके बैलेंस होगा, और जितना कम होगा उतना पहले बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये था कौन सा एप्लीकेशन, दूसरा EMF 2 सेल का कंपेयर करने वाला। तीसरा देखेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं, किसके मदद से, पोटेंशियोमीटर के मदद से। ठीक है, लिख डालिए यहाँ तक। देखिए अब बात करेंगे हम लोग किसका, इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करने का। जो सेल है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर के मदद से निकालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ये इसका पोटेंशियल भी है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगाए हैं। ये जो सेल है EMF इसका E है ना, इसका हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस R माने हैं। यही R का वैल्यू हमारे एक्सपेरिमेंट का एम यही है कि इस R को हम लोग पता करें। तो देखिए स्टेप वाइज हम लोग चलेंगे, वही सब रियोस्टेट की, और इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके कारण इसमें करंट बहेगा, इसमें है ना। देखिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल की के इज क्लोज्ड, सबसे पहले की के को हम लोग क्लोज करेंगे और स्विच एस को ओपन रखेंगे। ऐसा करने से केवल ऊपर वाले सर्किट में करंट बहेगा बैलेंसिंग लेंथ पे,
ये तो बैलेंसी है, तो बैलेंसिंग लेंथ पे केवल ऊपर वाले सर्किट में बैलेंस मतलब करंट बहेगा और आपका नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं बहेगा। तो नहीं बहेगा तो क्या कहिएगा कि E1 जो होगा L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों भाई? क्योंकि कितना लेंथ पे बैलेंस हुआ है, ध्यान दीजिएगा। E जो होगा E1 नहीं E जो होगा कितना लेंथ पे बैलेंस हो जाएगा उस समय, जब खाली ऊपर वाले सर्किट में करंट बहेगा। तो मान लिए कि L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ है तो E L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब खाली ऊपर वाला सर्किट ओपन रहेगा तो, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अब देखिए, तो E बराबर लिख देंगे K L1, है ना। E बराबर क्या लिख देंगे? K L1। अब हम लोग क्या किए, नीचे वाले स्विच को भी ओपन कर दिए। जो हमारा नीचे वाला स्विच है उसको भी ओपन कर दिए। स्विच ओपन नहीं, क्लोज कर दिए। नीचे वाले स्विच को भी क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। तो अब जब इसको क्लोज कर देंगे तो अब क्या है कि करंट का आके बंटवारा होगा और नीचे वाले सर्किट में भी करंट बहेगा। तो नीचे वाले सर्किट में जब करंट बहने लगेगा तो बैलेंसिंग लेंथ L1 के बजाय कहां पे मिलने लगेगा? L2 पे, अलग पॉइंट पे मिलेगा। क्योंकि इफेक्टिव EMF जो होगा यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो R रेसिस्टेंस लगा हुआ है, तो पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो जाएगा। तो जो है आपका इफेक्टिव EMF घट जाएगा, इफेक्टिव EMF बढ़ जाएगा और आपका L जो होगा यहाँ L2 मिलने लगा। तो उस समय बैलेंसिंग लेंथ L2 पे मिलेगा। और अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि E जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के। क्यों नहीं कह सकते हैं? खाली E अब नहीं है, अब नीचे भी तो करंट बह रहा है, यानी जो पोटेंशियल ड्रॉप है इस पे भी होगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अब हम मान लेते हैं कि अब कितना पोटेंशियल का ड्रॉप है? V। और V जो होगा वो L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कितने का होगा? V जो होगा वो L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो V बराबर क्या हो गया? K L2। अब आप इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए तो इक्वेशन 1 हमारा तैयार हो गया। क्या? E बटा V इज इक्वल टू L1 बटा L2। ये हुआ बैलेंसिंग लेंथ मेथड से हम लोग लेंथ का रेशियो निकाल लिए E और V के टर्म में। अब देखिए, एक चीज हम जानते हैं, सिंस V बराबर I, देखिए V बराबर क्या होगा? IR होगा। ये पढ़े हम लोग। I किसके बराबर होता है? जो करंट बह रहा है। तो I सीधे सीधे लिखेंगे ना E, और R इक्विवेलेंट क्या होगा? सर्किट में R प्लस R, है ना। V जो होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे? E और R प्लस R लिख देंगे हम लोग, जो करंट बहेगा, है ना, और इंटू R। यहाँ से V निकल के आ गया। अब इक्वेशन 1 का आप यूज करिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है E बटा V, E और V के जगह पे रख दीजिए E और इंटू R, और क्या? R प्लस R इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा? L1 बटा L2। क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ से? L1 बटा L2। अब हमको निकालना क्या है? अब हमको सीधे सीधे इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है। L1 L2 तो स्केल लगा हुआ रहता है, उससे पता चल जाता है। अब हमको R निकालना है, तो अब खाली इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना होगा। E से E कट जाएगा, E से E कट जाएगा। अब खाली हम गुना कर लेते हैं, इसके साथ गुना करेंगे तो RL2 और प्लस RL2 और प्लस RL1, RL2 और क्या? RL1, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा? हम लोग को R निकालना है, तो लिखेंगे ना RL2 इज इक्वल टू क्या? RL1 और माइनस RL2। RL2 बराबर क्या हो जाएगा? RL1 माइनस RL2। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R कॉमन ले लेंगे और L1 माइनस L2 और बटा L2, L1 माइनस L2 बटा L2। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल R, L1 बटा L2 और माइनस 1। यही इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू निकल के आ गया सेल का। R इज इक्वल टू कैपिटल R, L1 बटा L2 माइनस 1। कुछ करना नहीं होता है, एक बार इसको ऑन करके इसको ऑफ रखते हैं। बैलेंसिंग लेंथ L1 पे मिला, E केवल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 होगा। एक बार इसको सटा देंगे, इसको भी क्लोज कर देंगे, बैलेंसिंग लेंथ L2 पे मिलेगा। अब EMF इस दोनों पॉइंट के क्रॉस V होगा और वो भी L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यही प्रिंसिपल है, हर बार यही यूज करते हैं, यही प्रिंसिपल है, ठीक है। V L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, V बराबर लिख दिए K L2, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दिए, E बटा V निकल गया। अब हमको पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालना है इसके क्रॉस, तो क्या होगा? जितना करंट इस सर्किट में चल रहा है, तो कितना करंट चल रहा है? I और इंटू जितना रेसिस्टेंस है IR, इस पर पोटेंशियल ड्रॉप निकल जाएगा। तो देखिए I किसके बराबर होगा? इस टोटल सर्किट में करंट क्या होगा? E और R प्लस R इंटू R। अब क्या है कि V को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे R से। कभी कभी क्या करता है कि L1 बटा L2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे, E L1 बटा L2 E बटा V के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि इसी पहला इक्वेशन को देखिएगा तो L1 बटा L2 किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या लिखिएगा आप, E बटा V, इसीलिए क्या लिख दीजिएगा आप, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 आप क्या लिख सकते हैं, E बटा V इज इक्वल टू L1 बटा L2। तो R इज इक्वल टू क्या होगा, R E बटा V के जगह पे L1 बटा L2 के जगह पे क्या होगा, E बटा V माइनस 1। मतलब ये इक्वेशन दोनों सेम है, बस L1 बटा L2 के जगह पे E बटा V। अगर क्वेश्चन इस हिसाब से पूछता है तो जब आपसे डेरिवेशन पूछेगा तो आप यहीं तक करिएगा, आपका काम हो जाएगा। यही जो है इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर करने का तरीका है। जो डेरिवेशन था वो बता दिया गया है, इसी में से कोई ना कोई आपसे पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में या फिर CBSE बोर्ड में। ठीक है, जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको बोर्ड में जाकर लिखना है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट होता है, कहेगा विथ सर्किट डायग्राम, तो सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट होता है, एक भी कंपोनेंट को भूलना नहीं है। और तरीका सब इसी प्रिंसिपल पे चलता है, बैलेंसिंग लेंथ V के डायरेक्टली यानी EMF के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। और हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। एक दो क्वेश्चन इससे और क्या पूछेगा कि क्यों ये वोल्ट मीटर से सुपीरियर है पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, बता चुके हैं स्टार्टिंग में, उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये जो सेल है, इस सेल का नाम है ड्राइविंग सेल, कहता है एक नाम दे देगा, इस सेल का क्या नाम दे देगा, ड्राइविंग सेल। इस सेल का नाम है ड्राइविंग सेल। ड्राइविंग सेल और जो प्राइमरी सेल है, इसको प्राइमरी सेल कहते हैं, ये 0 पॉइंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी पोटेंशियोमीटर वर्क करे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्राइविंग सेल और प्राइमरी सेल दोनों 0 पॉइंट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप देख लीजिए, ड्राइविंग सेल और ये दोनों क्या है, 0 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। दोनों किससे जुड़ा हुआ है, 0 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब क्या है, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी होता है, हर एक इंसान का, हर एक डिवाइस का अपना एक सेंसिटिविटी होता है कि वो किसी भी चेंज को कितना जल्दी एनालाइज करता है, कितना जल्दी महसूस करता है, उसको सेंसिटिविटी कहते हैं। जैसे आप लोग टीवी में प्रचार देखते होंगे, क्या आपके दांतों में सेंसिटिविटी है, मतलब सेंसिटिविटी करने का मतलब है कि आप गर्म या ठंडा चीज़ खाते हैं तो दांत में झंझनाहट होता है, मतलब आपका दांत बहुत सेंसिटिव हो चुका है। समझ गए बात को। तो उसी तरीके से हर एक डिवाइस का भी सेंसिटिविटी होता है। जैसे करंट, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नाप रहा है तो इसका अपना एक सेंसिटिविटी है ना, कि कितना जल्दी या कितना एक्यूरेटली ये पोटेंशियल डिफरेंस को सेंस करता है। तो एक छोटा सा टर्म और है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। उसके पहले इसको लिखिए, देखिए अब सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर देखना है कि पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी क्या होता है। डायरेक्ट 2 नंबर में डिफिनीशन में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, और हम कैसे सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो देखिएगा ये दोनों तरीका, मतलब ये दोनों चीज याद रखिएगा। तो क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी क्या है, तो कहेंगे द कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी मतलब उसका क्षमता, द कैपेबिलिटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, ये इसका डिफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, बता अभी तो हम बोले भी तो ये क्या होता है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर टू एग्जिबिट द चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ, टू एग्जिबिट द चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ, मतलब जो बैलेंसिंग लेंथ था, जिस लेंथ पे बैलेंस हो रहा था, जहां पे हम जे रखते थे, उसमें चेंज हो जाएगा। टू एग्जिबिट द चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ इवन ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब यह है कि छोटा से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर आ रहा है तो बैलेंसिंग लेंथ बदल जाएगा। मान लीजिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट था और अब थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होकर 5.1 वोल्ट हो गया, अब बैलेंसिंग लेंथ नहीं खिसका, वहीं का वहीं रह गया, मतलब 0.1 वोल्ट का चेंज आया है। 5.2 वोल्ट हुआ तब देखे खिसक गया। एक पोटेंशियोमीटर ऐसा बनाए जिसमें 5 वोल्ट और 5.1 वोल्ट पर सेम ही जगह पे बैलेंसिंग लेंथ था, लेकिन 5.2 वोल्ट की ना थोड़ा सा बैलेंसिंग लेंथ बढ़ा। लेकिन एक पोटेंशियोमीटर ऐसा है
जो 5 वोल्ट पे जहां पे बैलेंसिंग लेंथ था 5.1 किए ना, 5 वोल्ट जब पोटेंशियल डिफरेंस था तो बैलेंसिंग लेंथ L1 पे मिल रहा था, और 5.1 किए तब भी बैलेंसिंग लेंथ क्या हो गया, बदल गया। मतलब 0.1 वोल्ट का भी चेंज आया है ना तो बैलेंसिंग लेंथ बदल गया है। तो दूसरा वाला जो पहला वाला जो पोटेंशियोमीटर बोले थे उसका सेंसिटिविटी कम है और पहला वाला का सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा। मतलब छोटा से छोटा भी चेंज आ जा रहा है ना तो बैलेंसिंग लेंथ बदल जा रहा है, तो कहेंगे उसका सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा, जल्दी सेंस कर ले रहा है। सेंसिटिविटी बात बता है सेंस करने से, फील करने से। तो छोटा सा भी चेंज होगा ना तो फील कर लेगा, छोटा सा भी चेंज होगा तो क्या होगा, फील कर लेगा। तो कहेंगे कि उसका सेंसिटिविटी ज्यादा है। फील करने का मतलब क्या है कि छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज होगा तब भी बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। चेंज इन क्या, बैलेंसिंग लेंथ। अब देखिए अब कैसे बढ़ाते या घटाते, तो ध्यान रखिएगा। द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी चेंज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड, बढ़ाने का बात है, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा सेंसिटिविटी होगा उतना अच्छा है, हमारे मेजरमेंट में कम एरर आएगा। तो क्या बोलेंगे, द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बाय डिक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप कहिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे घटाएंगे भाई, तो हम जान रहे हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट बराबर क्या होता है, V/L होता है, V/L। अब ये कैसे घटेगा, जब ये बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम L को इंक्रीज करते हैं तो K क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, और K डिक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा, सेंसिटिविटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है ना। तो चाहे हम K को डिक्रीज करें या L को इंक्रीज करें, बात बराबर है। L को इंक्रीज करेंगे तो K अपने आप डिक्रीज कर जाएगा और सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये था। अब देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फॉर वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर, लिख देते हैं। ये सब पूछता है, ऐसे आपको जानकारी होना चाहिए। कहेगा कि क्या कंडीशन है उसको काम करने के लिए, तो क्या कहेंगे, द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज पॉसिबल, इज पॉसिबल व्हेन, इज पॉसिबल व्हेन, कब वो काम करेगा, व्हेन द ड्राइविंग सेल, जो बताए थे अभी लिख चुके थे हम, व्हेन द ड्राइविंग सेल एंड प्राइमरी सेल, नीचे वाला जो सेल है वो प्राइमरी सेल है, व्हेन द ड्राइविंग सेल एंड प्राइमरी सेल इज कनेक्टेड टू 0 पॉइंट, 0 पॉइंट क्या होता है वो भी बता दिए, इज कनेक्टेड टू 0 पॉइंट, वो 0 पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपका ड्राइविंग सेल है, जो सेल ऊपर लगा हुआ था उसको ड्राइविंग सेल कह रहे हैं, जो आपका ड्राइविंग सेल है वो जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है वो बड़ा होना चाहिए प्राइमरी सेल के ईएमएफ से। प्राइमरी सेल जो नीचे लगा हुआ था उसके ईएमएफ से क्या होना चाहिए, बड़ा। तो क्या लिखेंगे, द टर्मिनल वोल्टेज, जो टर्मिनल वोल्टेज वो प्रोवाइड कर रहा है, द टर्मिनल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय ड्राइविंग सेल, प्रोवाइडेड बाय ड्राइविंग सेल, ड्राइविंग सेल जो टर्मिनल वोल्टेज क्या कर रहा है, द टर्मिनल वोल्टेज ड्राइविंग बाय प्रोवाइडेड बाय ड्राइविंग सेल मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन, वो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए भाई, मस्ट बी ग्रेटर देन, वो किससे बड़ा होना चाहिए, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल से, ईएमएफ ऑफ प्राइमरी सेल से, वो प्राइमरी सेल के ईएमएफ से बड़ा होना चाहिए। और तीसरा बात क्या ध्यान रखना है कि जो वायर यूज होता है, द वायर यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर, द वायर यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, वो किसका बना हुआ होता है आपका, मैंगनीन का, है ना, वही है, इज मेड अप ऑफ मैंगनीन। मैंगनीन क्यों यूज होता है मैंगनीन का, बिकॉज, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, बिकॉज इट हैज लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसका लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा
पोटेंशियोमीटर में। इससे फालतू कोई भी सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड में अभी तक जो भी क्वेश्चन आया है उसके बेस्ड सारा चीज़ पढ़ा दिया गया और भी एक्स्ट्रा भी पढ़ा दिया गया, कुछ एक्स्ट्रा पूछे तो बता दीजिए। ये सब जो लास्ट में पॉइंट लिखे हैं ये सब 3 मार्क्स क्वेश्चन में सीबीएसई में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में ये सब टाइप का पॉइंट पूछा जाता है। ये पॉइंट पूछा जाता है किस चीज़ का बना हुआ होता है, मैग्नीज के लॉय है ना, ये सब चीज़ पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसीलिए सबको ध्यान रखिएगा। जो करेंट का मेजर पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, उस पर वीडियो हमारा अगले दिन आएगा, उसको आप देखकर उस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसको आप नोट करिए।